Welcome everyone. Today we will learn about conflict approach, and in this video we will learn about Koser and Collins and Gumplowicz. So let's begin with Koser. तो कोजर की इम्पोर्टेंट बुक है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि पब्लिश हुई थी 1956 में। यही बुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे मैंने बताया था कि टर्नर ने सभी को कुछ ना कुछ बोला है, तो कोजर को क्या बोला है? संघर्ष प्रकार्यवादी कहते हैं टर्नर। ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट की कोजर प्रभावित किससे थे। तो कोजर पे सिमेल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। कोजर सिमेल से प्रभावित थे और सिमेल जो थे वो बताते हैं कि फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट के प्रकार हो सकते हैं या स्वरूप हो सकते हैं। तो सिमेल ने ये बोला है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको उसकी आवृत्ति, संस्था या भूमिकाओं के आधार पर समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति में अगर प्रेम या घृणा का भाव है तो वो किसी ना किसी माध्यम से उजागर होगा। जैसे अगर आपके बहुत आपसी किसी के आपसी संबंध हैं तो वो प्रेम, घृणा इसके माध्यम से एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई क्लोज होता है तो वहाँ पे अगर वो किसी भी चीज़ पे सहमत नहीं है तो वो उसमें असहमति भी प्रकट कर सकता है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव वे में देखते हैं और कॉन्फ्लिक्ट के कई रूप बताते हैं। कोजर इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में वो होते हैं जो हमारे आंतरिक संघर्ष होते हैं और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट वो होते हैं जो हम किसी बाहरी से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो जब बाहरी कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है वो कम हो जाता है। जैसे किसी बाहरी पर्सन से अगर आप लड़ाई कर रहे हैं तो आपके घर के जो आस पड़ोस के जो लोग होंगे वो आपकी तरफ हो जाते हैं। तो जब एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं रहता है। तो इस तरह से दो टाइप बताए हैं इन्होंने, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इन्होंने दो तरह के और कॉन्फ्लिक्ट के टाइप बताए हैं। एक है वास्तविक और एक है अवास्तविक, रियलिस्टिक, नॉन रियलिस्टिक जिसको बोलते हैं। तो रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट कौन से होते हैं? जो वाकई में अपने जो उनकी जो इच्छा होती है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट में। जबकि जो नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें क्या होता है, जब वो कोई दंगा कर देते हैं या किसी व्यवस्था में तोड़ फोड़ कर देते हैं तो इस तरह से जब विघटनात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वो नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, अवास्तविक संघर्ष होता है। इसके अलावा कोजर ने संघर्ष के दो रूप बताए, संगठनात्मक और विघटनात्मक। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होने से संगठन भी बन जाता है, एकता उत्पन्न हो जाती है, और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट से जो समाज में व्यवस्था होती है वो विघटित हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उससे विघटन होगा। ये समाज में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट के दो रूप बताते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। ये ज़रूरी नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद समाज विघटित हो जाए। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट के बाद समाज एकजुट भी हो जाता है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं युद्ध होता है या फिर कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा होता है जिसमें एक अपनत्व की भावना निकल के आती है तो उससे समाज जुड़ता भी है। ऐसा नहीं कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से समाज विघटित होता हो। और इसी को ये कहते हैं, इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनका है सेफ्टी वॉल्व का। वो कहते हैं कि समाज में ऐसे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहने चाहिए, नहीं तो फिर अगर जब आपकी दबी भावना जो एक्सप्रेस नहीं होगी तो वो कभी एक बड़े ब्लास्ट के रूप में एक्सप्रेस होगी तो फिर क्या होगा, जो समाज में विघटित व्यवस्था आ जाएगी, यही नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा या विघटनात्मक संघर्ष हो जाएगा। तो इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट को सेफ्टी वॉल्व कहते हैं और कहते हैं समाज में एक सेफ्टी का तरीका है। अगर व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल व्यक्ति छोटी छोटी बात अगर रोज़ कह दे, अपनी एक्सप्रेस कर दे, वो छोटे छोटे झगड़े जो हैं वो बेटर हैं। लेकिन अगर वो इसके बजाय वो अपनी बात को दबाता रहे, अपने मन में रखे रहे और फिर वो ब्लास्ट हो जाती है तो वो बड़े स्तर पे जाके जब एक्सप्रेस की जाती है तो उससे समाज में विघटन की व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने सेफ्टी वॉल्व कहा है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि टर्नर कोजर के संघर्ष को क्या कहते हैं? संघर्षवादी प्रकार्यवादी कहते हैं कोजर को। नेक्स्ट हम आते हैं कॉलिंग्स पे।
तो कॉलिंग्स का एक ही इम्पॉर्टेंट बुक है कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस, जो कि पब्लिश हुई थी 1974 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर पूछी जाएगी तो यही आएगी। इसमें इनका थोड़ा सा अलग है, जैसे सबने अपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया, तो ये सोर्स ऑफ पावर या स्रोत की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे व्यक्ति को पावर मिलती है। तो ये अपने सिद्धांत में दो इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं, एक तो रिचुअल का देते हैं और दूसरा सोर्स की बात करते हैं। तो धर्म विधि और स्रोत की बात अगर कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव में हो रही होगी तो आंसर होगा कॉलिंग्स। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। इन्होंने सोर्स ऑफ पावर की बात की है और कहते हैं जो सोर्स हैं वो आपको पावर किस तरह से मिलती है। देखिए, आपके पास अगर संपत्ति है, अच्छी खासी संपत्ति है, आपके पास बहुत बड़े बड़े प्लॉट हैं, आपके पास बहुत कुछ सामान है, तो क्या होगा, आपके पास सोर्स अच्छे हैं तो आपके पास पावर आ गई। दूसरा क्या है, अगर आपके पास ऐसी शक्ति है, नॉलेज है, या आप किसी अच्छे पद पे आसीन हैं, आप IAS अधिकारी हैं, तो आपके पास पावर है, आप ऐसे ही आपको समाज में उच्च स्थिति प्राप्त हो गई। और तीसरा है हमारा प्रतिष्ठा, अगर समाज में आपको प्रतिष्ठा मिली है तो आपका समाज में स्टेटस ऊंचा हो गया। तो क्या हो गया, आपके पास सोर्स, ये 3 तरह के सोर्स हो सकते हैं किसी भी पावर को पाने के। उसके बाद ये जो सोर्स हैं, इससे समाज में असमानता उत्पन्न होती है, क्योंकि जिसके पास ये सोर्स नहीं होते हैं वो आपको दबा कुचला समझता है और इसको पाने का प्रयत्न करता है। जब वो इसको पाने का प्रयत्न करता है तो आपस में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये जो स्रोत की जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, इसी से कॉन्फ्लिक्ट की उत्पत्ति होती है। तो कॉलिंग्स के अकॉर्डिंग जो स्रोत की असमानता है उसको बराबर करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इन्होंने यहाँ पे जो बताया है कि कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, तो 4 टाइप के स्रोत बताए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कौन कौन से स्रोत हैं। पहली बात तो ये, उसमें से 3, क्योंकि 4 हैं उसमें से कोई 3 दे देगा, 1 हटा देगा, या 1 को अलग कर दिया, तो आपको सीक्वेंस में लगाना होगा कि कौन कौन से हैं। तो आइए उसको समझते हैं कि सोर्स कौन कौन से हैं। तो पहला उन्होंने बताया है सोर्स भौतिक और तकनीकी आकर्षण। आपके पास अगर कोई भी भौतिक चीज़ है, इतनी अच्छी अच्छी आपके पास गाड़ियां हैं और AC है, सब कुछ भौतिक चीज़ें इतनी अच्छी हैं, और आपके पास तकनीकी योग्यता है, आपके पास एबिलिटी है ऐसी, तो इसमें अगर आपके पास इन सब चीज़ों का प्रभाव है, इम्पैक्ट है, और ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास पावर है और लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और आप एक पावरशाली शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। दूसरा क्या है, शारीरिक आकर्षण। तो शारीरिक आकर्षण में क्या होगा, अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी, तो ये इसको भी हम रख सकते हैं कि आप एक पावर के रूप में, आपके पास एक अथॉरिटी है, लोग प्रेफरेंस देंगे, आपको आगे आने का मौका देंगे, तो आपके पास ये भी एक स्रोत होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है संख्या और जाति, यानी आपके अगर कोई भी बात रख रहे हो और आपके पास बहुमत बहुत ज़्यादा है, 3-4 लोग बात कह रहे हैं, अगर वो बात गलत भी और वो सही प्रूफ हो जाती है, क्यों, बिकॉज़ आपके पास लोग ज़्यादा हैं, संख्या ज़्यादा है, तो आपका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, आप एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाएंगे, तो वो आपके पास पावर हो जाएगी क्योंकि आपके पास लोग ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी जो कास्ट है उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका समाज में स्टेटस ऊंचा हो जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति समाज में लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो वो अपने आप को उनकी तुलना में थोड़ा इन्फीरियर फील करता है और उनको थोड़ा कम पावर मिलती है, ऐसा वो मानते हैं, और समाज में ऐसा स्टेटस होता है कि उन्हें ऐसा मानना पड़ जाता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है कल्चर और ट्रेडिशन। आपके पास ऐसी कुछ, जैसे किसी की कल्चर बहुत अच्छी है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, मेरी कल्चर में ऐसा होता है, तो बहुत अट्रैक्टिव कल्चर है, या ट्रेडिशन ऐसी कोई है जो बहुत अच्छी है, तो उसके बल पे भी आपको स्रोत, वो भी आपको पावर दिलाने में बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट रखती है। तो ये 4 प्रकार के स्रोत उन्होंने बताए हैं जो आपको पता होना चाहिए। भौतिक और तकनीकी वाला, शारीरिक आकर्षण, संख्या और जाति के बल पे आधारित, और संस्कृति और परंपराओं में जो इसका स्रोत होता है उस पे आधारित। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही 4 प्रकार के इन्होंने स्रोत दिए हैं कॉलिंग्स ने। नेक्स्ट इन्होंने धर्म विधि रिचुअल की भी बात की है, उसमें भी इन्होंने 4 इम्पोर्टेंट की पॉइंट रखे हैं, जैसे
कोई भी धर्म विधि चल रही है या रिचुअल चल रही है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो कोई भी रिचुअल में ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कुछ भी मान लीजिए मुंडन हो रहा है, बर्थडे हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जो बड़े बड़े रिचुअल्स हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत मस्ट होता है, उनके बिना कोई भी रिचुअल कंप्लीट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल विवाह में 2-4 लोगों से शादी नहीं हो जाती, तो पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उसके बाद कॉन्शियसनेस, आप जो भी व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भागीदार हैं, उसमें उतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है। अगर आप मैरिज में किसी गए हैं तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पहुँच के बस अपने फ़ोन में बिजी हैं या आपका कोई रोल ही नहीं, आप कुछ देख ही नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो आप कहीं भी जाएँ आप पूरी तरह से कॉन्शियस होने चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें डिबेट करें या फिर ऑब्ज़र्व करें, ताकि कल को कोई बात हो तो आप अपनी बात रख सकें। तो इसलिए कॉन्शियस होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं इमोशनल इंटरेस्ट। इसका ये मतलब है कि जो भी व्यक्ति हैं वो सामूहिक रूप से उसमें अभिरुचि भी होनी चाहिए, भावात्मक रूप से उनकी इंटरेस्ट होनी चाहिए। मान लो जैसे मॉर्निंग में विदाई हो रही है तो ऐसा नहीं कि आप सब लोग रो रहे हैं तो आप उसमें हंस रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप इमोशनली भी अटैच होने चाहिए। किसी भी रिचुअल में अगर गए हैं तो पूरी तरह से वहाँ पे आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए, इसको पूरी तरह से फॉलो करें। और लास्ट आता है सिंबल। कोई भी रिचुअल होता है तो उसका एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल आप मैरिज का अगर हम मैरिज का ही लेके समझा रहे हैं तो उसमें भी सिंबल होता है। शादी के बाद फिर वो अपना जो भी रूल होगा उसको फॉलो करेंगे, जैसे पता चलेगा कि हाँ शादी हो गई तो अपना सिंदूर वगैरह लगा के जो भी उनका सिंबल या जिसके भी कल्चर में जो भी फॉलो होता है वो दिखाते हैं। या फिर आप किसी मान लीजिए कोई किसी रैली में जा रहे हैं तो आपके पास अगर ये सिंबल है तो उसमें आप नारा लगाते हुए जा रहे हैं या फिर कोई जुलूस निकालते हुए जा रहे हैं, तो आपके पास ये सिंबल होते हैं कि आप उसको दिखा सके कि हम उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो ये जो जितने भी रिचुअल के इन्होंने रिचुअल में इम्पोर्टेंट की पॉइंट बताए हैं उससे उन्होंने क्या कहा, इससे ताकतवर भीड़ का जमावड़ा होता है, ये ताकतवर भीड़ इकट्ठा होती है तो वो तब जाके धर्म विधि या रिचुअल फॉलो हो पाता है। तो किसी भी धर्म विधि या रिचुअल में ये 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली है पार्टिसिपेशन, दूसरी है कॉन्शियसनेस, तीसरी है कि आप वहाँ पे इमोशनली रूप से अटैच हो, इंटरेस्ट हो, और चौथा है आपका सिंबल होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें पूछी जाएंगी क्योंकि अभी तक नहीं पूछी गई। इसी तरह ये 4 प्रकार के स्रोत हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसमें भौतिक और तकनीकी अभिरुचि होनी चाहिए, शारीरिक आकर्षण होना चाहिए, संख्या और जाति होनी चाहिए और कल्चर और ट्रेडिशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे इनके सिद्धांत को कॉन्फ्लिक्ट एक्सचेंज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसने कहा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं एक ही लोग को बता रही हूँ, सबके बारे में उन्होंने बोला है। तो टर्नर ने इनको क्या बोला, एक्सचेंज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इनकी थ्योरी को बोलते हैं एक्सचेंज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कोजर को बोलते हैं संघर्ष प्रकारवादी। तो आपको ये लर्न होना चाहिए। यहाँ पे लुडविग गम्प्लोविच को मैंने लिख दिया है क्योंकि इनका बहुत छोटा काम था तो मैंने सोचा एक ही लाइन में यहाँ पे बता दूँ। इनका है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट किसका है, गम्प्लोविच। तो इन्होंने समूह संघर्ष की बात की है और ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की बात कौन करता है, तो गम्प्लोविच हैं। और इस तरह से हमने देखा जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच था वो एक मैक्रो अप्रोच पे काम कर रहा था, यानी लार्ज पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा था और ये समाज को ध्यान में रखकर अध्ययन करता है। तो मैंने स्टार्टिंग में जो इंडक्टिव डिडक्टिव बताया था उसमें आपको बताया था कि जो लार्ज पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं या समाज को ध्यान में रख के काम करते हैं वो कौन सी थ्योरी होती है, डिडक्टिव थ्योरी होती है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है वो डिडक्टिव मेथड पे आधारित है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप इसको लर्न कर लें और मुझे लगता है ये जो मैंने चीज़ें बताई वो आपके लिए शायद नहीं होंगी, तो आप इनको अच्छे से लर्न करके नोट्स बना लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अप्रोच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।